हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। ये चेहरे पे खुशी इसलिए दिखाई दे रही है कि पहली बार आप लोगों को यूट्यूब पर 4K में वीडियो मिलेगा। 4K में वीडियो मिलेगा, फुल HD क्वालिटी में मिलेगा। आज से पहले जितना ये वीडियो मिल रहा था वो हम लोगों का 480 पर कुछ मजबूरी होने के कारण मिल रहा था। ठीक है, आज का ये वीडियो आप लोगों को जो मिलेगा 4K में मिलेगा। तो आइए हम कौन सा टॉपिक और क्या बात बताने वाले आज आप लोगों को क्लास में हम बताने जा रहे हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हुआ किसका किसका होगा। तो क्लास 12 का होगा। और ये चैप्टर कौन सा होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किरण प्रकाश की। और आप लोगों को तो जैसे कि पता है कि हम जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं वो क्या होता है, तो वीवीआई ही होता है। वीवीआई होता है, और एक बार तो विश्वास जताकर देखिए वो चीज आप लोगों को एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। और किसके लिए होगा, तो जो 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए होगा, यानी बिहार बोर्ड 2026 का जो पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव से देख लीजिए। और उसके बाद चलिएगा किरण प्रकाशिकी के बाद आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। आप लोगों को 1 से 4 किरण प्रकाशिकी की ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ओनली 50 ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करेंगे। यानी 1 घंटा का लगभग डिस्कशन करेंगे, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को हो सकता है कि देखने को मिले। आइए डिस्कशन करते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो आप लोगों को मालूम है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे होता है सर जी, दिखाइए। चलिए हम दिखाते हैं उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो आप लोगों को मालूम है ये दर्पण अगर इधर साइड कलई कर दिया जाए और परावर्तक सतह धंस जाएगा तो हम बोल देंगे ई दर्पण होता है सर जी, अवतल दर्पण। लेकिन इसी चीज में ऐसे होता है, और इधर साइड आप कलई कर दीजिएगा तो ये कौन सा हो जाता है, तो उत्तल दर्पण होता है। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो होता है क्या, हमेशा प्रतिबिंब ये पोल होता है और ये फोकस होता है, इसी के बीच होता है। इसी के बीच कहीं रख दीजिए, अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा कहीं भी रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब हमेशा इसके बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है, तो पी और एफ के बीच बनता है। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। लो आइए 2 नंबर क्वेश्चन। अब आप 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया है, इसकी फोकस दूरी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पावर दिया होगा और फोकस दूरी निकालना होगा। तो देखो, एक तो पी का सूत्र होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। लेकिन जब एफ मीटर में दिया हो तब ये सूत्र होता है। लेकिन पी का एक और सूत्र होता है 100/f, 100/f। ये कब होता है, एफ सेंटीमीटर में दिया होता है। लेकिन इसी सूत्र से अगर एफ बराबर निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1/p, और यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/p, लेकिन 100/p लिखेंगे। क्लियर है। चलिए तो आप पढ़िए, 2 डायोप्टर दिया और सभी के सभी दूरियां किस में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है, यानी ये सूत्र इस्तेमाल होगा। तो यहां से हम लोग एफ बराबर क्या, 100 ऊपर है, पी का मान 2 है। सर जी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी फोकस दूरी अगर 2 डायोप्टर होता है तो कितना सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर डिस्कशन करते हैं। चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन के लिए, विपथन को कम करने के लिए लेंसों का संयोजन होता है। देखो विपथन, रंगीन विपथन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी श्वेत कलर में कितना रंग होता है, तो 7 कलर होता है। रंगीन विपथन का मतलब भटकना, यानी भटक जाती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो अवर्णक संयोजन। अवर्णक संयोजन का मतलब क्या होता है, तो आइए यहां समझ देते हैं। ये हम लोग आप लोग जानते हैं, पता है कि ये है उत्तल लेंस और ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस। इसी दोनों संयोजन को नाम मिलाकर अवर्णक संयोजन बोलते हैं। इसी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यानी एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस को मिला देते हैं, इस संयोजन को क्या बोलते हैं, अवर्णक संयोजन बोलते हैं। और इसी से हम लोग रंगीन विपथन कम करते हैं। तो रंगीन विपथन कम करने के लिए आप लोग समझ में आ गए, अवर्णक संयोजन यानी अवर्णक संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते, अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते और बेलनाकार लेंस का प्रयोग नहीं करते। आइए 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 4। 4 नंबर देखिए क्या दिया है। 4 नंबर, एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के
बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ की फोकस दूरी के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी होगी। देखो आप लोगों को एक चीज, पतले लेंस की फोकस दूरी को निकालने का सूत्र मालूम होगा। क्या मालूम है, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए पतले लेंस की फोकस दूरी। लेंस सूत्र से भी फोकस दूरी निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब u दिया और v दिया, ठीक है। लेकिन पतले लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या सर जी, तो n रिलेटिव, nr बोल दी। n रिलेटिव का मतलब r, nr का मतलब क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक, और माइनस क्या, तो -1, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, तो 1/r1 होता है माइनस 1/r2 होता है। अब देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अब रिलेटिव में आया जाए तो एक उत्तल लेंस की एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, यानी यहां से अगर देखा जाए तो f 1/f इक्वल टू क्या होगा, nr का मतलब लेंस का अपवर्तन, और किसका, तो जिसमें रखे, किसमें रखे, तो द्रव में रखे, तो n1 -1, और इधर से क्या 1/1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1/r2। अब यहाँ से देखिए N1 और N2 बोला जा रहा है, देखो ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है, यानी N1 और N2 बराबर है, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना, तो 0, 1 - 1 इक्वल टू कितना, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर, कर लेते हैं एक बार, यहाँ 1 - 1, ठीक है। इधर साइड क्या बचेगा, इधर साइड से हमको कोनो लेना देना नहीं है, कुछ लिखिए, ये तो बाद में आकर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1/f इक्वल टू देखा जाए तो मान कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या पूछा है सर जी, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी f निकालने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक उल्टा करेंगे तो a 1/0, 1/0 को हम क्या बोल रहे हैं, तो अनंत बोल सकते हैं, यानी समान एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाइएगा जिसका क्या होगा, अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक क्या होता होगा, बराबर होगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी, तो अनंत हो जाएगी। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, 5 नंबर दिया आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति +2D का मतलब 2 डाइऑप्टर क्षमता का चश्मा का प्रयोग करता है। अब देखो जैसे आप लोग ये डिजिट को देखकर आंसर मार दीजिएगा, डिजिट में क्या देखकर आंसर मार दीजिएगा, तो उसका दृष्टि दोष क्या है, उसका दृष्टि दोष क्या है। देखो जब भी p का मान, p यानी शक्ति का मान किस में दिया, पॉजिटिव में दिया, पॉजिटिव में दिया, दिख रहा है ना, +2 दिया है, और p का मान किस में दिया हो, निगेटिव में दिया हो, यानी माइनस में दिया हो। आप लोगों को मालूम होगा ये एक लेंस है जिसका नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये एक लेंस है जिसका नाम है क्या, अवतल लेंस, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी जब ऋणात्मक होती है तो p निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/f होता है। ये ऋणात्मक तो p भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। वैसे ही बात इसका अगर देखा जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, यानी f का मान क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो p का मान भी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, यानी जब पावर पॉजिटिव में दिया होगा तो लेंस कौन होगा, तो उत्तल होगा, ठीक है। पावर नेगेटिव में दिया होगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा, तो अवतल हो जाएगा। क्लियर कट बातें समझ में दिख रहा है। +2 दिया है, +2 दिया, इसका मतलब पावर प्लस में दिया है, यानी कि कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं, तो उत्तल, 3 गो में हम लोग 2 गो, यानी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी उत्तल लेंस का चश्मा तो लगा रहे हैं, लेकिन काहे लिए लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष पकड़ा है, तो दूर दृष्टि दोष पकड़ा है। क्लियर कट बातें समझ में आई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 5 के बाद अब 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर। देखो आज जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपना वीडियो देखना चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी की आप लोग जानते हैं कि कुछ लंबे समय तक आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, और बेहतर कभी वीडियो बनता है तो देखने की ललक होती है कि आपका रिजल्ट कैसा है। जैसे आप लोग यहाँ मेहनत कीजिएगा और मेहनत बहुत सफल हो जाएगा तो आप लोगों को देखने की, यानी अपनी रिजल्ट देखने की ललक होगी। और ललक कब नहीं होती, जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा। जैसे आप लोग एक किसान को देखिएगा, कोई किसान तिनका क्या करता है, बिटोरता है, कोई किसान वैसे ही छोड़ देता है, कोई गिरा होता है। देखिएगा अपने गांव में, अपने
क्या होता है, हम लोग अगर मेहनत करते हैं तो तीन का उठा उठा कर बोरे में रखते हैं और घर पर लाते हैं, लेकिन जो किसान मेहनत नहीं करता उसका अनाज कुछ जियान हो जाता है तो कोनो दिक्कत नहीं होता। वही बात मेरे साथ हो रहा है। क्या रहा है, हम मान लीजिए दिन रात मेहनत करें और आप लोगों को क्या दिख रहा है, आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेस्ट आने वाली है, तो हम आपसे ज्यादा इच्छा हमारी है कि हम अपनी वीडियो को देखें, ये वीडियो आखिर में बना कैसे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन तक, कम से कम थोड़ा सा तो लंबा, आज तो थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि पहला वीडियो ऐसा बन रहा है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? चलिए, तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो आज से शायद पिछले हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कशन किए थे तरंग दैर्ध्य के बारे में। वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन चाहे पिछला प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा, वहां आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सब प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो डल गया है। चलिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बताए थे उसी दिन लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल का क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है। लाल के लिए आर, सॉरी। ठीक है, चलिए 6 के बाद अब मूव करते हैं 7 पे। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज। पढ़िए क्वेश्चन, आप लोगों को मालूम चल जाएगा क्या दिया। चलिए, क्या क्वेश्चन दिया है, समान दिशा समान वेग गतिमान इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज की प्रकृति होगी। प्रकृति यानी दिखेगा कैसे, तो समान दिख रहा है ना दिशा, यानी एक हो गया, दो हो गया, हेड देखकर आप दिशा देख लीजिए, यानी तीर का ये हेड दिख रहा है ना, इसी से क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। ठीक है, और समान वेग से गति करे, यानी सबका वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड किरण पुंज। अब देखो, इहो इलेक्ट्रॉन है, इहो इलेक्ट्रॉन है, इहो इलेक्ट्रॉन है, इहो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। तो ई क्या करेगा, ई वाला माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा ऐसे, ई वाला माइनस इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, हो सकता है ई वाला माइनस ऐसे प्रतिकर्षित करते। और ये अब देखो किरण पुंज का, और ये तो फैल रही है, और फैलने वाले किरण पुंज को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसका क्या नाम जानते हैं, अपसारी। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, यानी प्रकृति कैसे होगी, तो अपसारी होगी। कैसी होगी सर, तो अपसारी होगी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों का 7 के बाद कितना, तो 8। 7 के बाद कितना, 8 नंबर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में इनके संयोजन की कुल क्षमता, यानी क्षमता पूछा गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन, फिर से एक बार अगेन हम पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक है उत्तल है, फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, एक अवतल है। ठीक है, संपर्क में है, दोनों का है, जुड़े हैं संपर्क में, तो इनके संयोजन की कुल क्षमता पूछ रहा है, यानी पी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, पी। तो सबसे पहले पी निकालने के लिए आपको एफ तो चाहिए, तो दोनों के कारण एफ निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एफ निकालने के लिए समतुल्य लेंस की क्षमता निकाल, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए पहला का फोकस दूरी प्लस दूसरा का फोकस दूरी। अब देखो एक चीज होता है कि अगर फोकस दूरी किसका माइनस किसका प्लस, अभी अभी शायद हम डिस्कशन किए, उत्तल का क्या होता है, तो प्लस में होता है, उत्तल का क्या होता है, तो प्लस में होता है फोकस दूरी। वही अवतल का क्या होता है, अवतल की क्या होती है सर जी, तो माइनस में होता है। क्या होता है, तो माइनस में होता है। क्लियर कट बातें समझ में आई। अब सुनिए, अब यहाँ से 1/Fe, 1/Fe इक्वल टू 1/F1, 1/F1, F1 में हम लोग उत्तल का 40 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो प्लस 40 पुट करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल, और 1/F2, F2 कौन सा है सर जी, तो अवतल है, तो इसके लिए क्या पुट करेंगे, -20 पुट करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से Fe का माना जाएगा। तो सर जी 1/Fe इक्वल टू क्या होगा, 40 से 20 का एलसीएम 40 हो जाएगा, यहाँ 40 से कम 40 और बीच में माइनस 20 दूनी 40, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए यहाँ पे, तो 1/Fe कितना आ जाएगा, तो 1/Fe आ जाएगा सर जी, ऊपर साइड -1 बचेगा, नीचे साइड 40 बचेगा, यानी Fe का मान कितना आ जाएगा, तो -40 आ जाएगा। -40 वो भी किस में, तो देख लीजिए सेंटीमीटर में, किस में, तो सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आप लोग Fe जब निकल गया तो पावर निकल जाएगा, P बराबर क्या होता है, तो 1/Fe होता है, लेकिन कब, जब मीटर में दिया हो। सेंटीमीटर में आपने सर जी अभी अभी बताया, क्या बताया कि 100/F लिख लो, 100 का 100 रख दो, और Fe का मान कितना दिया, 40 दिया, काटिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 10/4, यानी कितना, 10/4 को हम बोल सकते हैं 2.5, लेकिन 40 किस में दिया है, तो माइनस में दिया है। किस में दिया है सर, तो माइनस में दिया है, यानी P का मान किस में हो जाएगा, तो माइनस में, -2.5D हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों का क्या है, इनके संयोजन की कुल क्षमता है, कितना, -2.5, यहाँ D लिखना चाहिए, नहीं लिखा है। ठीक है, हो सकता है हमारे से प्रिंटिंग मिस्टेक। 8 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं 9 पे।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी, देखो किसी भी चीज की निर्भरता उसके सूत्र से निकलेगा। अगर वो किस पर डिपेंड करता है उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो उसका हम लोग निर्भरता यानी देखते हैं कि वो किस पर निर्भर करेगी, घटेगी बढ़ेगी समान रहेगी। तो इस सब चीज का क्वेश्चन कैसे डिस्कशन करना है, तो सूत्र याद रखकर। तो आइए, दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध कुछ होता है, तो हाँ सर जी होता है। 1/f इक्वल टू क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u होता है। अब पढ़िए क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी, यानी फोकस दिख रहा है ना। अब पानी में डुबाइएगा, तो पानी में डुबाइएगा तो यहाँ तो कोनो अपवर्तनांक का केस है ही नहीं, यानी अपवर्तनांक का केस होता था, यानी पानी में डुबाने से ना v बदलेगा ना ही u बदलेगा, यानी ये दोनों तो समान रहेगा। इसलिए यहाँ फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, समान रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ अपवर्तनांक पानी में डुबाने के बाद यहाँ अपवर्तनांक यानी फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर ही नहीं करती है। ठीक है, कि निर्भर करेगी तो हम लोग का कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी सेम रहेगा उतना जितना, मान लीजिए पहले कितना था, अगर 20 सेंटीमीटर पहले था तो पानी में डुबो दीजिए इस दर्पण को, इस गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दीजिए, तब भी कितना रहेगा, तो इसका 20 सेंटीमीटर रहेगा, यानी समान रहेगा। क्लियर कट बातें समझ में आ रही। चलिए तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 9 के बाद 10, 9 के बाद 10। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान कितना होता है? याद रखिएगा, यहाँ से हम बता देते परिवर्तन गुणांक का मान कितना बताइएगा, तो परिवर्तन गुणांक का मान यानी परिवर्तन के रिफ्लेक्सिव कोफिशिएंट आरसी, आरसी कितना होता है, तो आरसी का सर जी मान कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है, तो 1 से कम होता है। जो 1 से कम होता है सर जी, तो 1 से कम तो 0 भी है, 1 से ज्यादा है और 1 बराबर है, तो यहाँ 1 से कम कितना होगा, यानी 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा, यानी 0.5 0.5 आंसर मार दीजिएगा। आप लोगों के बुक में 1 दिया, लेकिन मारिएगा 1 से कम इसका वैल्यू होता है, कितना होगा, तो 0.5 होगा। चलिए 10 के बाद हम मूव करते हैं 11 पे। 10 के बाद 11 नंबर पर, 11 नंबर देख लीजिए। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विश्लेषण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो देखो विक्षेपण क्षमता किस पे निर्भर करती है, आइए देखते हैं। तो विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोगों को हम पढ़ाए। वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या होता है, तो क्या ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का सिंबल होता है। यहाँ होता है यानी बैगनी का क्या अपवर्तनांक माइनस, रेड का अपवर्तनांक, और नीचे होता है वाई का अपवर्तनांक -1। ये बताया हम क्या, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र बताया। अब देखो इसमें अपवर्तनांक के सिवा कुछ आया है क्या, यानी सूत्र में अपवर्तनांक के सिवा कुछ आया, और अपवर्तनांक किसके लिए होता है, तो पदार्थ के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, तो पदार्थ के लिए होता है। यानी अपवर्तनांक क्या गुण बताता है, तो पदार्थ की प्रकृति बताता है, सघन विरल बताता है। तो किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, कारण कि सारे फार्मूला में अपवर्तनांक डिसाइड करता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी होगी। यानी क्या बताता है, तो प्रिज्म पदार्थ की प्रकृति बताता है, आपतन कोण पर नहीं निर्भर करती, अपवर्तन कोण पर निर्भर नहीं करती, प्रिज्म कोण पर इसमें आया ही नहीं। अगर आई आता, आ आता, ए आता, तब कहते इस पर निर्भर करिए। सूत्र में तो खाली क्या है, तो खाली आया अपवर्तन, किसका है, तो अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसका होता है, तो पदार्थ की प्रकृति का गुण होता है। ठीक है, 11 के बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखो खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता, ये भी हम लोगों को बहुत संदिग्ध रूप में आया, ये भी बहुत संदिग्ध रूप में आया। चारों के चारों यहाँ ऑप्शन गलती है। आप लोग देखिएगा किसी यूट्यूब के वीडियो में, तो आप लोगों को ये दिखेगा F0/F, लेकिन हम अपने बुक ABC के अनुसार और क्या बहुत रिसर्च करने के बाद कोई F0/F बोल रहा है, लेकिन हम ये वाला आंसर अभी इसको राइट मान रहे हैं, -F0/F। अगर ये आप लोगों को दिखेगा तो इसी चीज को राइट मानिएगा। यानी अगर खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता m का मान पूछेगा तो क्या बताइएगा, -F/F। अभी ये पहला कंडीशन में, कब, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब मतलब सामान्य अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, तो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में हो, सामान्य अवस्था में, और प्रतिबिंब फोकस पर बनता हो, फोकस पर बनता हो तब का कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए किस पे बनेगा, अगर हम लोग अनंत पर बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बन जाए तो क्या हो जाएगा, -F/F, और यहाँ 1 + D/F। ये हो जाएगा हम लोग का जब 25 सेंटीमीटर में बनेगा तब। ये अनंत पर बनेगा तब होगा, यानी अनंत पर बनेगा तो ये सूत्र होता है, और
हम लोगों का कितना डी दूरी पर बनेगा, तो ये सूत्र होता है। क्लियर? तो यहाँ आप लोगों का ये सूत्र तो दिया नहीं, तो यहाँ आप लोगों का एक चीज एक कंडीशन में दिया क्या, माइनस एफ बटा एपी, और चारों ऑप्शन में नहीं दिया। तो एम का मान यहाँ याद रखिएगा कितना होता है, तो माइनस एफ बटा एपी। जब हम लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब निकटतम दूरी यानी निकटतम स्पर्श दूरी कितनी बोली जाती है, तो 25 सेंटीमीटर को बोली जाती है, इतने पर बनता है। तो हम लोग का ये एम का सूत्र यानी आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होता है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 12 के बाद 13, 12 के बाद 13 पर आते हैं। 13 पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा हम लोगों का प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये हम लोगों से पूछा है क्या, 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 बराबर होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो ही पहले उसको ऊपर रख दीजिएगा, जो मतलब उस इधर से पहले उसको नीचे रख दीजिए। अगर मान लीजिए ऐसे पूछेगा तो क्या होगा, म्यू 1 बटा म्यू 2 लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये पूछेगा जी और डब्ल्यू, तो क्या लिखिएगा, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी पूछ दीजिएगा। मान लीजिए ऐसा पूछेगा ए और जी, क्या म्यू जी बटा म्यू ए। यानी समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? क्लियर? चलिए तो यहाँ इसका राइट आंसर, अगर इस ये क्वेश्चन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यू 2 बटा म्यू 1 हो जाएगा। क्लियर कट बात है, समझ में आ रही? 13 नंबर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। क्या लिखा है सर जी, 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। अब देखो शक्ति लेजर आप फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी अब देखो डाइऑप्टर में दिया और सभी के सभी दूरी कितने दिया, मीटर में भी दिया, सेंटीमीटर में दिया। चलिए अब निकालते हैं। यानी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, 1/p। लेकिन ये जो यहाँ 100 दे देते हैं, 100 दे देंगे तो सेंटीमीटर में लिख लिएगा। ठीक है? तो एफ कितना दिया है, 100, और नीचे से कितना, 4 डिवाइड कीजिए। एफ का मान कितना आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर जी, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया, सब मीटर में दिया है। चलिए तो मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए किससे, 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर राइट कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए 4 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया आप लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार आप लोग के एग्जाम में आया भी है। अब देखो क्या क्या दिया, यदि कांच के एक लेंस को मतलब ये क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको पीवाईक्यू में ऐसे नहीं दिया। यदि कांच के एक लेंस के हवा में फोकस दूरी कितना है, एफ है, और पानी में फोकस दूरी कितना हो गया, एफ भी हो गया। एफ कितना हो गया, एफ भी हो गया। तो दोनों में संबंध पूछ रहा है, तो संबंध हमेशा याद रखिएगा। पानी में अगर संबंध कितना होता है, तो एफ भी होता है। तो इसका अगर हम लोग इसमें हवा में देखें तो हवा से कितना गुना हो जाता है, तो 4 गुना फोकस दूरी हो जाती है। यानी अगर हम बोलना यही चाहते हैं कि अगर हवा में ए है, बोलना यही चाहते हैं अगर हवा में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो अगर पानी में उसको डाल दीजिएगा तो पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी बोलना यही चाहते हैं। ये याद रखिएगा, डेरिवेशन के साथ भी ला सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन डेरिवेशन बहुत लंबा है और ऑब्जेक्टिव तो शॉर्टकट मारा जाएगा। क्या कि ऑब्जेक्टिव में आंसर कैसे होगा, यहाँ पतले लेंस वाला फोकस दूरी निकालते, अनुपात निकालते, माना जाता है कितना, 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग हवा में फोकस दूरी एफ होता है, तो पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी सर जी, तो कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी यानी 10 होगा तो 40 हो जाएगी, और एफ होगा तो 4f हो जाएगा। ठीक है? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। 15 नंबर हो गया। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। ठीक है? तो आइए इन दोनों में संबंध क्या होता है, देखो तीव्रता आई। आप लोग देखें आकाश का रंग नीला होने के पीछे क्या कारण होता है, नीला क्या होता है सर जी, तो आप लोग जानते हैं नीला का क्या होता है, तो प्रकाश का नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। यानी आई अगर देखा जाता है लेमडा के पावर 4 के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। लेमडा के पावर यानी जिसका अगर लेमडा कम होता है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, और सबसे कम लेमडा किसकी होती है, तो सर जी बैगनी की होती है, बैगनी की होती है, आसमानी की होती है, नीला का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो किसका होता है, तो लाल का होता है, पीला का होता है, नारंगी का होता है। इस सब का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है? यानी ये संबंध होता है तीव्रता और किसमें, तरंगदैर्घ्य में। याद रखिएगा तीव्रता और तरंगदैर्घ्य में ये संबंध होता है। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, और ये हम लोग का आई है। ठीक है? आई माने तीव्रता। ठीक है? इन दोनों में यानी तरंगदैर्घ्य और तीव्रता में क्या संबंध होता है, तो
तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/λ⁴ के। ठीक है, चलिए 16 के बाद 17 पर मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिकोण याद रखिएगा 24.41 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 24.41 डिग्री होता है। कितना होता है सर जी? तो 24.41 डिग्री होता है। किसका? तो हीरा, डायमंड, डायमंड का क्रांतिकोण डी सी डी का मान कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है, यानी डायमंड का क्रांतिकोण। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है त्रिपास प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक का ये सूत्र बताया, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है सर जी? तो क्या होता है फिर से देख लीजिए। यहाँ अपवर्तनांक यहाँ होता है, अगर साइन लिख दीजिए, फिर यहाँ का लिख दीजिए डेल्टा मिनिमम लिख दीजिए, डेल्टा मिनिमम फिर प्लस प्रिज्म कोण लिख दीजिए और बट्टा 2 लिख दीजिए, फिर क्या लिखिए बट्टा लगा दीजिए, साइन लिख दीजिए, यहाँ प्रिज्म कोण ए लिख दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। यही होता है हम लोग का अपवर्तनांक का सूत्र। तो आइए मैच करते हैं, कौन सा दिया? देखो दिया है साइन ए प्लस डेल्टा एम का मतलब मिनिमम, और नीचे साइड दिया ना a/2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? तो 18 नंबर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, सब्जेक्टिव हम बोले 1 नवंबर से आप लोगों का रिवीजन सीरीज चलता रहेगा। रिवीजन सीरीज चलेगा, आप लोगों को वहां बारीकी बारीकी पॉइंट बताएंगे और धीरे धीरे बताएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ कर ही आए होंगे। बोलिएगा अगर थोड़ा धीरे बताने के लिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज थोड़ा बोल तो रहे खुशी का माहौल है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करें, नहीं तो धीरे ही धीरे बताएंगे। चलिए 18 के बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 19 नंबर, कांच के लिए क्रांतिकोण, तो ये भी याद रखिए कांच के लिए क्रांतिकोण। अब निकालने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ निकाल कर नहीं बता रहे। 42 डिग्री लगभग होता है। कितना? 42 डिग्री लगभग, यानी कांच का क्रांतिकोण कितना होता है? C4 कांच, यानी ग्लास भी बोल सकते हो। कितना होता है? तो 42 डिग्री लगभग में होता है, एक्यूरेट मान नहीं है। ठीक है, चलिए 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर, अब देखो यहाँ भी कुछ गलती है। क्या गलती है? यहाँ पूछा क्या है? जी म्यू डब्ल्यू का मान पूछा है, यानी इसका मान पूछा है, यानी यहाँ म्यू एक्स नहीं है, जी म्यू डब्ल्यू होगा ये पूछा है। यानी म्यू जी यहाँ दिया है, म्यू जी क्या दिया? म्यू जी दिया, म्यू डब्ल्यू दिया और जी म्यू जी पूछा है। तो अभी अभी बताया जी और म्यू डब्ल्यू पूछेगा, तो ऊपर साइड क्या लिखेंगे? म्यू डब्ल्यू लिखेंगे और इधर साइड क्या लिखेंगे? म्यू जी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर म्यू डब्ल्यू का मान कितना है? तो 4/3 है। म्यू जी का मान कितना है? तो 3/2 ऊपर भेजिए तो कितना आ जाएगा? तो 8/9 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ क्या पूछेगा? डब्ल्यू म्यू जी पूछ देता तो क्या लिख देते? म्यू जी ऊपर लिख देते और म्यू डब्ल्यू नीचे लिख देते। म्यू जी का मान सर जी 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 ऊपर भेज दीजिए तो 9 बट्टा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब जो पूछेगा मान लीजिएगा, जो पूछेगा मान लीजिएगा, हम मान लीजिए कभी ये भी राइट हो जाएगा, कभी ये भी राइट हो जाएगा, पूछेगा का उसके अनुसार मारिएगा। ठीक है, चलिए 20 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 21 नंबर, लेकिन आज की क्लास को यहीं पर समापन कर रहे हैं। आज की क्लास छोटा ही रहने देते हैं, 20 सब्जेक्टिव पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा पूर्णतः समाप्त करने की ट्राई करेंगे कि ऑप्टिक्स के पूरे लेक्चर को ही समाप्त किया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितनी बातें बताएं उतना तो समझ में कम से कम आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और एक आप लोगों के लिए डिमांड यही करेंगे, कमेंट कर कर ही जाइएगा, कमेंट कर कर जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग को दिल से धन्यवाद। हम लोग ऐसे रिप्लाई नहीं दे पा रहे कमेंट का, लेकिन हम दिल से बहुत ज्यादा आप लोगों का कृतज्ञ हमेशा रहेंगे कि आप लोगों ने एक कमेंट किया और आप लोगों को जो मर्जी वो कीजिए। ऐसा बात नहीं हम बोल रहे कि हमारी बड़ाई कीजिए, जो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट कर कर ही जाइएगा। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समापन करते हैं। थैंक यू सो मच।